नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लानिंग हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 10 पार्ट 4 लास्ट पार्ट है ये कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर का। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लास्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं। ये पहले 3 पार्ट में हम ये सारी स्लाइड्स देख चुके हैं। अब हम लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं जहां हम पहुंचेंगे न्यू रेवेन्यू सिस्टम पे। इससे पहले देखो हम ये सब देख रहे थे जो विद्रोह हुए थे, ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में और बिहार बंगाल वगैरह में भी। तो बॉम्बे डेक्कन में रिवोल्ट हुए थे, तो वो जिस वजह से हुए थे अब हम उनको पढ़ते हैं। अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो बंगाल से बाहर लागू किया गया था। परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम सिर्फ बंगाल में ही रहा था, उससे बाहर नहीं आया था। क्यों? वो इसलिए कि बंगाल में जो परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम था, अभी 1210-20 के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन जो रेट्स हैं उसमें पहले के मुकाबले थोड़ा सा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जमींदारों की जो आय है वो थोड़ी और बढ़ गई। अब क्या हुआ, जमींदारों के पास तो पैसा आएगा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो उस बढ़ी हुई इनकम में से कोई भी शेयर को क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना रेवेन्यू जो था वो फिक्स कर दिया था कि हमें तो बस इतना ही चाहिए, मतलब रेट में, नॉट परसेंट। पैसे में उन्होंने फिक्स कर दिया था कि इतने रुपए हमें चाहिए चाहिए। परसेंट में क्या होता, तब भी इजाफा तो होता। तो ये जो इंक्रीज रेवेन्यू है उसको स्टेट नहीं ले पा रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई अब बाकी जो 19th सेंचुरी में उन्होंने टेरिटरीज एनेक्स की हैं उनमें अब हम टेम्पररी रेवेन्यू सेटलमेंट बनाएंगे, ताकि जब भी रेट बढ़े और हम अपने रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ा सकें। अब ये है एक चेहरा, मेहताब चंद, महाराज मेहताब चंद, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में देखा था, बुर्दवान राजा। वहां का जब नीलामी हो रही थी, परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, तब उस समय पे तेज चंद वहां के राजा थे। ये उनका बेटा पोता होगा कोई, मेहताब चंद। ये बाद में है वहां का राजा बुर्दवान का। सब्सिक्वेंटली अंडर मेहताब चंद स्टेट प्रॉस्पेर्ड। बाद में इनके टाइम पे थोड़ा सा प्रॉस्पर हुआ स्टेट, या फिर कहें कि ये प्रॉस्पेरस हुए। रीजन तो बेचारे मरते ही जा रहे थे। मेहताब चंद हेल्प द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों की इन्होंने सहायता की थी संथाल रिबेलियन को और 1857 के विद्रोह में। अब अंग्रेजों ने ढूंढे भी तो अपने ऐसे चमचे थे ना जमींदार बनाने के लिए, कि जो उनकी तरह सोचते हो और उनके हक में बात करें, उनके लिए लॉयल रहे और अपने और स्वार्थी हो, मतलब खूब जी भर के स्वार्थी हो, जो अपने मतलब के लिए देखें। इंडिया के बाकी जो लोग हैं दरिद्र, उनके बारे में ना सोचे, हमारे बारे में सोचे और अपने बारे में सोचे बस। डेविड रिकार्डो एंड हिज आइडिया ऑफ लैंड ऑनरशिप। अब बॉम्बे डेक्कन में उन्होंने देखा कि क्या लागू करना पड़ेगा नया ऐसा रेवेन्यू सिस्टम जिससे हमें फायदा हो। तो डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे, इंग्लैंड में 1820s में पढ़ाते थे वहां पे कोई। तो इनकी जो पॉलिसीज थी उनको ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में लागू करने का सोचा। आइडिया इनका लैंड ऑनरशिप का जो था वो बॉम्बे डेक्कन में इंट्रोड्यूस किया कि लैंड ऑनर जो है वो एवरेज रेंट ही क्लेम कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं ये खुद तो अपनी खेत और जमीनें जोतते नहीं थे, या फिर बड़े बड़े जो किसान हैं वो नीचे लोगों से जुतवाते थे या फिर अपनी जमीन को किराए पर दे देते थे, मतलब रेंट आता था उस जमीन से। तो उस रेंट, वो रेंट भी इनके लिए बहुत ज्यादा होता था। तो ये जो रेंट है इसको, वो जो एवरेज रेंट है जो उनकी जरूरत के लिए सिर्फ उतना ही क्लेम करे लैंड ऑनर। उनकी लैंड से जब उनके पास और ज्यादा सरप्लस आ रहा है रेंट का, तो उस सरप्लस को स्टेट को टैक्स करना जरूरी है। जो कि अब जैसे इंडिया में होता है ना कि भाई 5 लाख से नीचे अगर किसी की कमाई है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर जब किसी की कमाई हो जाती है तो उस सरप्लस को टैक्स होना शुरू हो जाता है। इस पर सरकार टैक्स लगाएगी। यार अपनी सरकार कम लगाती है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो टैक्स बहुत ज्यादा लगाया था अपने फायदे के लिए। इफ टैक्स वॉज नॉट लेविड, कल्टिवेटर्स वर लाइकली टू टर्न इनटू रेंटर। अगर टैक्स नहीं लगाया, वसूला, तो जो वो किसान है उनकी खेतों पर काम कर रहे हैं वो रेंटियर्स बन जाएंगे। उनसे भी वो रेंट के रूप में उगाही करेंगे। रेंटियर्स इज अ टर्म यूज्ड टू डेजिग्नेट पीपल हु लिव ऑन रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम आती है उन पे ये जीवित रहने वाले इंसान होते हैं। तो जो कल्टिवेटर्स है वो रेंटियर बन जाएंगे, और उनका जो सरप्लस इनकम है आ रहा है ना लैंड ऑनर के पास, वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में नहीं लगाएगा उसको फिर वो। तो इसीलिए उसको वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में लगाए
क्यों? क्योंकि उससे अगर सरकार उसी से भी टैक्स ले रही है तो क्या करेगा, और ज्यादा इनकम करने की कोशिश करेगा फिर कि भाई इस पे भी ये मेरा टैक्स खा जाते हैं तो मुझे और इनकम करना पड़ेगा। और इनकम और ज्यादा कब होगा, जो लैंड की इम्प्रूवमेंट में अपना पैसा वो जो लैंड ओनर है वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें क्या है, लैंड ओनर का फायदा हो रहा है, ब्रिटिश का फायदा हो रहा है, बाकी जय भाड़ में। रैयतवाड़ी सेटलमेंट, अब आती है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। इस जो सेटलमेंट है रेवेन्यू सेटलमेंट, उसको नाम क्या दिया, बंगाल में जो था सेटलमेंट उसको नाम दिया परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, और बॉम्बे और डेक्कन में है उसको नाम दिया रैयतवाड़ी सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट रैयत से ही जो थे वसूल कर रहे थे। अब बंगाल में किससे कर रहे थे, जमींदार से, जो एक बीच में मिडलमैन आ रहा है। जमींदार बाकी लोगों से टैक्स लेगा, अपना हिस्सा रखेगा, बाकी उसको दे देगा। लेकिन यहाँ पर कौन है, ये बीच का इंसान नहीं है, डायरेक्ट जो रैयत है, किसान है, लैंड ओनर्स है, डायरेक्ट उनसे वो लेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। तब एवरेज जो इनकम है वो हर एक सॉइल की, इसलिए उनको अब किस इंसान से कितना लेना है, अब यहाँ पर उन्होंने अलग सिस्टम बनाया कि भाई ये जो किसान है इसके पास जो जमीन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और काफी सारा प्रोडक्शन कर सकती है, इसके पास थोड़ी सी कम अच्छी है तो इसकी इनकम थोड़ी कम होगी। तो वो परसेंटेज फिक्स किया इन लोगों के साथ कि भाई तुम्हारी जो प्रोडक्शन हुआ है उसका परसेंट हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिक्स कर दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, जो अलग अलग टाइप की सॉइल है उसको कैलकुलेट किया, और रेवेन्यू की जो कैपेसिटी है उस रैयत की या लैंड ओनर की उसको एक्सेस किया कि कितना पे कर सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा हमें दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी क्या क्षमता है, हम कितना इससे ले सकते हैं, एक्चुअली ये उन्होंने एक्सेस किया। प्रोपोर्शन ऑफ इट फिक्स, उसका एक प्रोपोर्शन फिक्स कर दिया कि भाई इसका इतना जो है पोर्शन है वो हमारे लिए फिक्स है, आना ही आना चाहिए। अब तुम्हारी जमीन की कैपेसिटी है कि भाई ये जो तुम अनाज दोगे वो 5,000 रुपए का तो बिकेगा ही। ठीक है, तो 5,000 में से हमको 80% हमको चाहिए। ठीक है, लगभग मतलब 4,000 तो ठीक है, बाकी का 1,000 का तुम रखो। अब ये बात अलग है कि तुम्हारी उस साल वो जमीन उतना अनाज उगा पाए या ना आ पाए, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये तुम्हारी फसल चाहे कितना भी उगाए, हमने तो बस लैंड को कैलकुलेट कर लिया है कि इतना ये दे सकती है। अब उतना उससे ले किस तरीके से उस जमीन पे उतना तुमने उगाना है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम तो अब हर साल तुमसे मतलब हर महीने साल जो भी है हम तुमसे इसका 80% 70% इतना तो फिक्स लेंगे ही लेंगे। अब तुम्हारी खेती खराब हो जाए तब भी हमको कहीं से भी ला के दो, लेकिन हमको दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो सॉइल है, कैसे भी होगा उस पे। तो ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, एज द शेयर ऑफ द स्टेट, द लैंड वर रीसर्वेड एवरी 30 ईयर्स, और 30 साल के बाद उस लैंड को फिर से सर्वे किया जाता था कि हो सकता है वो लैंड और अच्छी हो गई हो या खराब हो गई हो। फिर खैर मतलब दुआ करते थे कि अच्छी हो जाएंगी ये तो रेवेन्यू अगर रेट्स, और या फिर क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन उस साल अच्छा हुआ हो, एग्रीकल्चर के रेट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रेट बढ़ गए हों, तो इसलिए 30 साल बाद हर 30 साल में वो फिर से उसको करेंगे कि भाई अब रेट बढ़ गए, या फिर पहले भी कर सकते थे तो अपने रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ा लेंगे, वो इंक्रीज कर लेंगे। तो इसलिए रेवेन्यू डिमांड है वो परमानेंट नहीं रह गई थी। और दूसरा, हर एक जगह से अलग अलग आ सकती थी, मतलब अगर कहीं से ज्यादा आ सकता है तो वहां से ज्यादा लेंगे, है ना। तो सबके लिए फिक्स नहीं था। रैयत इज द वे द टर्म रैयत यूज्ड टू डिजिग्नेट पीजेंट्स वर स्पेल्ड इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स। रैयत हो या रैयत हो एक ही बात है, इंग्लिश में RYOT है, और रैयत ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में किसानों को बोलते हैं। Ryots in Bengal did not always cultivate the land directly but leased it out to under ryots. बंगाल में जो रैयत थे वो अंडर रैयत्स को ही लीज पे देते थे, अपनी ज्यादातर जमीनों को खुद से नहीं जोतते थे, इतनी मेहनत नहीं करते थे। रेवेन्यू डिमांडेड इन बॉम्बे डेक्कन एंड पीजेंट डेवलपमेंट्स, रेवेन्यू डिमांडेड इन बॉम्बे वेरी हाई। अब जो मुंबई और डेक्कन में है रेवेन्यू डिमांड, अब ये देखो ये तो हो गया ना, अब तो किसानों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उनको क्या, किसानों के पास उन्होंने इतना तो छोड़ दिया कि तुम अपना जीवन यापन कर सको, अपना पेट भर सको, तो बाकी का हमें दे दो तुम। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम थी, क्या थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा था, जो रेवेन्यू डिमांड था वो बहुत ज्यादा था। और अगर ऐसा हो जाता कि भाई रेन नहीं हो पाई, अच्छी हार्वेस्ट नहीं हो पाई, तो फसल तो गई। अब वो फसल का पार्ट थोड़ी मांग रहे थे, वो तो उस जमीन से मांग रहे थे कि भाई तुम्हारी फसल आज कम हुई है तो इस कम फसल का ही 80% दे दो, ऐसा नहीं था। वो तो लैंड से फिक्स कर लिया था उन्होंने, इस लैंड पे जितना आ सकता है उतना, अब वो आए या ना आए ये उनकी सिरदर्दी नहीं थी। मैनी प्लेसेस पीसेस डिसर्टेड, अब इन चीजों से
अब जो किसान है या फिर जिनके पेरेंट्स किसानी वगैरह कभी की होगी, जिन्होंने देखा, वो समझते होंगे कि फसल हर बार एक जैसी नहीं होती है, कभी अच्छी होती है तो कभी कभी कुछ तूफान आ जाता है, बारिश बहुत ज्यादा आ गई या फिर नहीं आई तो फसल बहुत को नुकसान होता है, अच्छी फसल बहुत कम ही हो पाती है। ठीक है, मैनी प्लेसेस पीजेंट्स डिसर्टेड, इस प्रॉब्लम में काफी पीजेंट्स ने अपने विलेज को छोड़ के चले गए कि भाई हम तो कर्जे में नहीं डूबना चाहते, हमारे पर इतना कर्जा आ गया, अब क्या करें, तो चुपके से वहां से चोरी से भाग गए और गाँव को छोड़ खाली छोड़ के चले गए और नई जगह पर जाके बस गए, जहां पर ब्रिटिश या फिर ये साहूकार मनी लेंडर उनको तंग ना करे। रेवेन्यू कलेक्टर्स एक्सट्रैक्टेड रेवेन्यू, बहुत ही बुरी तरीके से उनसे रेवेन्यू लेते थे, मार पीट के, मतलब जान निकाल देते थे उनकी। पीजेंट अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उनकी क्रॉप्स को और उनकी जमीनों को, उनकी उन रैयत की जो प्रॉपर्टी है उनको सीज कर लेते थे कि अब ये भाई तुम्हारे हाथ से गई, अब भागो यहाँ से। 1830s प्राइस जो एग्रीकल्चर के थे वो फिर से अभी 10 और 20 में थोड़े बढ़े थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर नया सेटलमेंट लगा दिया कि हमको तो और चाहिए। लेकिन 30s के बाद प्राइस जो एग्रीकल्चर थे वो और भी ज्यादा गिर गए और उसके बाद पीजन की इनकम कम हुई और दूसरी प्रॉब्लम आ गई 32-34 में, फेमिन। अब अकाल और पड़ गया, लोग भूखमरी से, मतलब मैंने नेट पे देखे थे पिक्चर्स, मैंने अभी यहाँ पे डाले नहीं, आप देखना कि बंगाल और दक्कन में जो फेमाइन हुआ था तब ऐसा लग रहा था कंकाल पड़े हैं, जबकि है वो इंसान, ऐसे भूखमरी से मर चुके हैं बिल्कुल। कल्टिवेटर्स बोरोव्ड मनी, कल्टिवेटर्स ने भाई अपने खुद का पेट भरने के लिए या फिर मनी लेंडर को पे करने, रेवेन्यू पे करने के लिए मनी लेंडर से पैसे लिए, उससे उन्होंने रेवेन्यू पे कर दिया और उसके बाद लेकिन उनकी खुद की जरूरतों के लिए नहीं बचा तो फिर से उनसे और लोन लिया रैयत ने कि भाई अब हम खुद की दैनिक जीवन में भी दाना पानी चाहिए, उसके लिए और लोन लिया और ऐसे करते करते उन पर ऋण के ऊपर ऋण, डेट के ऊपर डेट चढ़ता चला गया। 1840s से ऑफिशियल्स ने देखा कि भाई अब ये पीजेंट्स है इतने ज्यादा ऋण में डूब चुके हैं कि अगर ये अपने 7 जन्मों तक भी बेचारे अपने आप को किसी को दे दे बेच दे तब भी ना पूरा हो, इतना बुरी हालत होगी। द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन द कॉटन इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटेन, थोड़ा आगे जाके 1860s में एक सिचुएशन बदली। जो रॉ कॉटन था 1860s तक ब्रिटेन में आता था, जिससे कपड़ा बनाते थे, वो उसका थर्ड फोर्थ जो रॉ कॉटन था वो अमेरिका से आता था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने अमेरिकन सप्लाई पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ा दी थी, वहीं से आता था तो उसी पर डिपेंड हो गए थे। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन में बनाया गया और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई जो और भी ज़्यादा लोगों को कॉटन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इंकरेज करती थी। दीज ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड इंडिया, और इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया को देखा कि भाई यहाँ पर भी जो कॉटन सप्लाई है वो अच्छी हो सकती है, वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी सुटेबल है, और दूसरा भाई हमारे ही नीचे हमारा ही राज है वहाँ पर, तो वहाँ पे हमको लेबर भी बिल्कुल चीप मिल सकता है, या फिर बाद में तो बिल्कुल फ्री में ही हो, फ्री ही था उनके लिए तो। अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1861, 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ गए और उसके बाद से अमेरिका से जो इनका थर्ड फोर्थ रो कॉटन आ रहा था वो भाई इतना नीचे गया कि लगभग 20 लाख से 55 हजार पे आ गया, मतलब गट्ठे बिल्स जो थे वो आते थे अमेरिका से, वो इतने आ गए थे, मतलब खत्म ही हो गए थे। ठीक है, तो बॉम्बे के कॉटन मर्चेंट्स है वो भाई अब डूब गए, अब कहाँ जाए हम, तो फिर वो आए क्या, इंडिया के पास। उन्होंने बोला कि वहाँ के जो मनी लेंडर है और उन लोगों को बोला ये लो पैसे और अपने यहाँ पर कॉटन उगाओ, हमको चाहिए सस्ते में, तुम्हारे यहाँ से तो सस्ते में मिलेगा हमको या फिर फ्री में मिलेगा। विजिटेड कॉटन डिस्ट्रिक्ट, इंकरेज फार्मर्स टू कल्टिवेट इट। कॉटन एक्सपोर्ट मर्चेंट्स ने साहूकार को, ये जो कॉटन एक्सपोर्ट मर्चेंट्स थे इन कंपनी के, ब्रिटेन की जो कंपनियां थी उनको, उन मर्चेंट्स ने साहूकार को दिया एडवांस के, लो भाई इस पैसे को तुम दो अपने पीजेंट्स को, किराए पे दो इन चीज़ों को, उनको लोन दो और फिर उनसे वसूलो। Extended credit to rural money lenders to finance cotton production. These developments affected the peasants in Deccan area. अब वहाँ के जो peasants थे उनको जो लोन था वो अच्छी भारी मात्रा में मिल रहा था, क्रेडिट मतलब एडवांस में जो मिल रहा था कि लो भाई तुमको मिले, अपने तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है उसमें तुम कॉटन उगा सकते हो तो उसके लिए तुमको 100 रुपये एडवांस में मिल रहा है, ये लो लो फ्री में लो बस। तो वो तो अच्छा पैसा उससे मिल उसके पास क्या आ गया, बिजनेस के लिए अच्छा पैसा आने लग गया, इन्वेस्ट करने के लिए। डेक्कन के
राइट्स रैयत लोगों के पास, किसानों के पास। कॉटन प्रोडक्शन बम्बई में अच्छे से फलने फूलने लगा। 90% जो फिर जो कॉटन इंपोर्ट ब्रिटेन का था, जो ब्रिटेन में आ रहा था, वो 90% कॉटन वो इंडिया से आने लगा क्योंकि अमेरिका से बंद हो गया था। रिजल्टेड इन अ पीरियड ऑफ कॉटन बूम। बहुत अच्छा इंडिया के जो दक्कन के जो किसान थे वो खूब मजे में हो रहे थे और इतने सपने देख रहे थे कॉटन मर्चेंट्स इंडिया के हैड विजन ऑफ कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट रिप्लेसिंग इंडिया। बस अब तो हम दुनिया में छा जाएंगे और अमेरिका रिप्लेस कर देंगे कॉटन मार्केट में। 1865 में वही अमेरिका का बदनसीबी हुई कि इनका जो वॉर था, सिविल वॉर, वो खत्म हो गया और कॉटन सप्लाई अमेरिका से जो आती थी ब्रिटेन की, वो फिर से रिवाइव हो गई। और इन्होंने जो इंडियन मर्चेंट्स थे, एक्सपोर्ट्स थे, उन्होंने अपने पकड़ लिए सिर, क्योंकि गए अब यहाँ से जो हमारा कॉटन हो रहा था वो तब अमेरिका से भी आने लग जाएगा, तो इनकी सप्लाई यहाँ से जो था वो और कम हो गया इंडियन कॉटन। Experiencing of injustice felt by riots on the refusal of extending loans। 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ और अमेरिका की जो कॉटन प्रोडक्शन है वो फिर से रिवाइव हो गया। इंडियन एक्सपोर्ट्स जो ब्रिटेन का था वो नीचे चला गया। फिर नीचे चला गया तो बस अब हो गई दिक्कत उन लोगों को, अब तो वो बेच नहीं पा रहे, क्या करेंगे। फिर साहूकार लोगों ने भी मर्चेंट्स जो थे महाराष्ट्र के, उन लोगों को बंद कर दिया। अभी अब तो और हम तुमको पैसा नहीं देंगे लोन के डेट के रूप में, जबकि क्रेडिट उनका सूखा जा रहा था। स्टेट रेवेन्यू जो डिमांड है वो बढ़ती जा ही रही थी। वो तो हमेशा भाई उनको दिख रहा था कि अब यहाँ पे कॉटन बूम आ गया है इनकी, तो उन्होंने रेवेन्यू फिर से बढ़ा दिया ब्रिटिश लोगों ने कि इनकी तो कमाई हो रही है तो रेवेन्यू और बढ़ाओ, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने कौन सा था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट लगा दिया था। तो वो रेवेन्यू तो बढ़ गया, उसको वो नीचे नहीं करेंगे वापस। अगर दिक्कत आ रही है तो उसको उस समय पर, जब तक वो चल रहा है तब तक उसको फिर कम नहीं करेंगे, अब तो इतना ही देना पड़ेगा। Government made new settlement and increased revenue demand from 50 to 100%. Riots were unable to pay the inflated demand at a time when prices were falling and cotton fields had disappeared. जबकि डिमांड तो उस समय पे उन्होंने बढ़ा दी थी देखते हुए, और उसके बाद लेकिन गलती से हो गया ये प्रॉब्लम कि प्राइसेस फॉल हो गए, सारे के सारे कॉटन फील्ड बिल्कुल बंद हो गए। लोगों को लगा कि अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, कुछ और करना पड़ेगा, और कॉटन फील्ड डिसअपेयर हो गए वहां से। रैयत हैड टू टर्न टू मनी लेंडर, और इन लोगों को फिर अब इतना जो रेवेन्यू उन्होंने रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया था, तो वो तो पे करना पड़ेगा, और दूसरा मनी लेंडर से जो भी कितना एडवांस लिया हुआ वो भी पे करना है उनको। तो फिर से मनी लेंडर के पास गई कि भाई बचाओ, हमको थोड़ा लोन दो पे करने के लिए, हमको तुम्हारा भी देना है उनका भी देना है। Peasants were utterly dependent on the money lender for survival, but the money lenders refusing to came to save their life. Various customary norms regulated the relationship between the moneylender and the riot. Interest charge could not be more than the principal. कुछ customary norms थे कि भाई जो मनी लेंडर और रैयत के बीच में रिलेशन है, कि मनी लेंडर है जो पैसा देगा इंटरेस्ट पे रैयत को, वो जो प्रिंसिपल उसने लिया है, जैसे 100 रुपए लिया है, तो उससे सिर्फ 100 रुपए ही उसको उससे ऊपर उसको इंटरेस्ट लगा सकता है कि भाई 100 रुपए के ऊपर तुम्हारा 100 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, इतना ही, उससे ज्यादा नहीं ले सकता था। लेकिन लिमिट ऑन मनी लेंडर एग्जेक्शंस फेयर इंटरेस्ट, ये होता था मतलब फेयर इंटरेस्ट भाई इतना ही, डबल ही ले सकते, उससे तुम वापस उससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये जो था, ये रूल ये टूट चुका था, ये पहले हुआ करता था। डेक्कन राइट कमीशन ने बताया कि जो मनी लेंडर है वो क्या कर रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं ना, तो उससे 200 रुपए ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो ये उनकी दिक्कत हो गई, भाई 100 रुपए लेना है, फिर 2000 और 2100 रुपए मतलब उसको वापस देना है। पेटिशन आफ्टर पेटिशन, रैयत्स ने पेटिशन डाली कि भाई ये तो इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, पर ये पेटिशन पड़ी रहती थी, मतलब केस पे केस, और तारीखों पे तारीखें डलती रहती थी। रैयत्स केम टू सी द मनी लेंडर एज डिवियस एंड डिसीटफुल। इन्होंने तो दे दिया भाई धोखा हमको। रैयत कंप्लेंट करा मनी लेंडर की जो ये गलत लॉ थे, और जैसे वो उनसे पैसे उगा रहे थे उसके ऊपर कंप्लेंट्स की उन्होंने। लिमिटेशन लो फिर 1859 में पास किया, और लोन बोर्ड्स थे उसको बताया कि भाई इतना तुम क्या कर सकते हो, चाहे तुम जो भी पैसा उससे ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, ये जो बॉन्ड है 3 साल तक ही होगा, 3 साल के अंदर इसने अगर अपना पैसा दे दिया तो ठीक है, जैसे भी तुम इससे निकलवाओ,
ठीक है, कैसे भी निकलवाओ। अगर 3 साल हो गए हैं इसको लोन लिए हुए, 3 साल के बाद ये सारा का सारा बॉन्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सब कुछ क्रॉस हो जाएगा, मतलब ना के बराबर हो जाएगा। 3 साल बाद जैसे होता है सरकार माफ करती है, तो ऐसा तुम्हारा इनका माफ किया माना जाएगा 3 साल के बाद। लेकिन इसके ऊपर भी उन्होंने दिमाग लगा लिया मनी लेंडर्स ने। उन्होंने क्या, मनी लेंडर ने रैयत को फोर्स किया। अब 3 साल बाद उबलता है कि भाई 3 साल हो गए खत्म, अब तो मेरा तुमको पुराना माफ करना पड़ेगा, अब हम नहीं देंगे, अब तो तुम हमको नया लोन दो। मनी लेंडर ने क्या बोला कि भाई हम तो तुमको नया लोन जब देंगे जब हम तुम्हारे बॉन्ड पे, हमारी जो बॉन्ड है उस पर साइन करोगे, ठीक है। और उस पे वो लिख ले लेते थे कि भाई तुम्हारा पिछले का 5,000 बकाया है वो, और प्लस तुमने अगर 1,000 रुपये हमसे चाहिए हैं तो ये 5,000 और प्लस 6,000, 6,000 तुमको प्रिंसिपल के रूप में देना पड़ेगा, और उस पर फिर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, वो करना पड़ेगा। और उसके लिए उनको फोर्स करते थे रैयत को। अब उनको तो बेचारों को भूखे नंगे, कुछ खाने को है नहीं, भूख से मर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनको वो साइन करना ही पड़ेगा। और साइन करके भाई मनी लेंडर ने फिर से अपना काम कर लिया। A new set of interest charge was calculated. In the petition that the Deccan Riots Commission collected, the riots taught how the processes worked and what unjust methods were used by the moneylender to shortchange the riot. अब ये जो दक्कन रायत कमीशन बाद में बना था, कि जो दक्कन में जो हुए जितने भी राइट्स हुए हैं, विद्रोह हुए हैं, लोगों ने अगेंस्ट हुए हमारे रूल के, तो वो क्यों हुए थे, उसके लिए दक्कन राइट कमीशन बना था। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स कलेक्ट की उसमें बताया कि भाई ये जो मनी लेंडर थे ये बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट हुए हैं लोग, हमारे अगेंस्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल दे रिफ्यूज टू गिव रिसिप्ट्स व्हेन लोन वर, बोला कि भाई जब भी ये लोन लेते थे उनसे तो रिसीप्ट नहीं देते थे इनको, कि भाई हमने लिया तुमसे 1,000 का लोन है तो तुमको रिसीप्ट दो ना कि भाई हमने 1,000 का लिया और इतना तुम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। और जब वो रीपे कर देते थे तब भी नहीं देते थे, भाई हमने तो इतना रीपे कर दिया है, इसकी रिसीट दो हमें, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए हमने कितना दे दिया है। तो रिसीट नहीं देते थे। एंटर्ड फिक्शियस फिगर्स, और कुछ भी डाल देते थे कि भाई इसने तो 100 रुपए दिए थे तो उसमें 5 रुपए लिख दिया, इसने तो 5 रुपए दिए। बहुत द पीजेंट्स हार्वेस्ट एट लो प्राइसेस, और जो पीजेंट की हार्वेस्ट थी जो कमा के लाते थे भाई उससे बेच के ही तो पैसा कमाएंगे वो, तो उसको ये खरीदते थे। ट्रेडर्स मनी लेंडर्स यही थे, ट्रेडर यही मनी लेंडर थे, दोनों का काम यही करते थे। तो उनकी हार्वेस्ट को कम से कम दाम पर खरीदते थे, अल्टीमेटली टुक ओवर द पीजेंट्स प्रॉपर्टी। और फिर क्या होता, उसके बाद भी जब वो नहीं ले पाता था अपना, पे नहीं कर पाता था, उसकी पीजेंट की प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे। और ऐसे करके मनी लेंडर्स बड़े 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 जमीनों के मालिक होते चले गए थे। Transporting cotton before the railway era, illustrated London News, B-April 1861. When cotton supplies from America were cut off during the Civil War, Britain hoped that India would supply all the cotton the British industries needed. It began assessing the supply, examining the quality of cotton, and studying the methods of production marketing. This interest were reflected in the pages of Illustrated London News. ये भाई कॉटन वॉटन की है सारी, कार्ड्स ट्रांसपोर्टिंग कॉटन हॉल्टिंग अंडर अ बनियन ट्री, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, सारी न्यूज छाप दे रहे हैं वहाँ पे, कॉटन बेल्स वगैरह, इसको पढ़ लेना भाई तुम। रेलवे बन गई थी तो रेल से ट्रांसपोर्ट हो रहा था। बिफोर रेलवे एज टाउन ऑफ मिर्जापुर वाज अ कलेक्शन सेंटर फॉर कॉटन फ्रॉम द दक्कन। इस तरीके से काम हो रहा था, और ये है रेलवे का, रेलवे से ऐसे काम हो रहा था, ठीक है। कॉटन बेल्स, अच्छा इसका ना ट्रांसपोर्ट भी उनको रेलवे भी इन्होंने इंडिया में बनाई थी, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट का जो पैसा जा रहा था, जो पैसा खर्चा हो रहा था इनको माल लेके जाने में, उसका खर्चा अब बच गया था। ट्रांसपोर्ट का जो प्राइसेस थे वो कम हो गए थे, इनका फायदा ब्रिटिशर्स को ये हुआ था, ठीक है। नीचे एक याचिका का उदाहरण दिया गया है जो कजरत तालुका के मीर गांव के एक रैयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन आयोग को दी गई थी। साहूकार लोग काफी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। ये जो याचिका है रैयत ने, किसी किसान ने दी है कि भाई साहूकार हमें परेशान कर रहे हैं ऐसे ऐसे। चूंकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीजें मिलती जाती हैं पर बड़ी कठिनाइयों से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंद पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नकद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नकदी कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय वो हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे जमा खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खाते में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारे उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते, मतलब
कई बार तो उपज फ्री में उठा ले गए हैं, बात बोलते हैं हमने कभी नहीं भाई। भाड़ा पत्र, जब किसान का ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व, जमीन, गाड़ियां, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता है, इसलिए उसने जमीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे इन पशुओं के लिए, जो मूल रूप से उसके अपने है ही नहीं, भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र यानी कि किरायानामा लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियां उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर यह दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था। यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। मैंने आपको देय ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियां, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची हैं। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया, मतलब पहले उससे बेच दिया, पैसे ले लिए और उसके बाद उससे भाड़े पे भी ले लिया। मैं हर माह आपको 4 रुपए प्रति माह की दर से उनका किराया दूंगा, हर महीने 4 रुपए देगा उनका किराया, और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। मतलब रसीद, वो दे भी रहा है पैसे और फिर भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है मैंने दे दी, वो फिर से दोबारा मांग सकता है मनी लेंडर के, भाई तुमने पिछला तो नहीं दिया, दो दोबारा से, क्योंकि रसीद तो देना उसके हक में है ही नहीं, दे या ना दे उसकी मर्जी है। कर्ज कैसे बढ़ते गए, दक्कन दंगा आयोग की दी गई इस अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंध पत्र के आधार पर 100 रुपए की रकम 3 आने के प्रतिशत मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाला इस रकम को बॉन्ड पास करने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम वापस अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि के लिए एक अन्य बॉन्ड उसी ब्याज दर से लिखवा लेता है और उसे संपूर्ण कर्ज चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बॉन्ड पास किया जाता है। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपए की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपए 10 आना 3 पैसा हो जाता है। बढ़ता जाता है। डीड्स एंड बॉन्ड्स, डीड्स एंड बॉन्ड्स वर regarded as a symbol of new oppressive system। अब ये जो डीड्स एंड बॉन्ड्स थे, जिनको उन पे साइन करना होता था, ये बहुत ही मुश्किल थे इन रैयत के लिए। पीजेंट्स वर मेड टू साइन एंड पुट थंब इम्प्रेशन ऑन द डॉक्यूमेंट। जबरदस्ती भाई, तुमको साइन करोगे तो ही तुमको हम पैसा देंगे, हम लीगल बॉन्ड के बिना तुमको कुछ नहीं देने वाले। आना भी नो आइडिया ऑफ टर्म्स, अब किसानों को ये पता ही नहीं है जिस पर वो कागजात पर वो साइन कर रहे हैं उसकी टर्म्स और कंडीशंस क्या है। मतलब या तो वो पढ़े लिखे नहीं थे और कुछ जानता भी था तो उनको जानने नहीं आ जाता, तुमने बस सीधा साइन करना है। अब उन लिखित शब्दों को, ज्यादातर ये पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनको लिखित शब्दों से इतना डरते थे कि इस पे पता नहीं क्या लिखा होगा। लेकिन अब जीना है तो पेट के लिए कुछ तो चाहिए, उनके पास चॉइस नहीं होती थी उस पर साइन करने के अलावा, क्योंकि उन्हें जिंदा रहना उनकी पहली प्रायोरिटी थी। मनी लेंडर वॉज नॉट रेडी टू गिव लोन्स विदाउट लीगल बॉन्ड्स, क्योंकि मनी लेंडर इन लीगल बॉन्ड्स के अलावा उस पे, मतलब या तो अंगूठा लगाओ या साइन करो, उसके बिना हम तुमको कुछ नहीं देने वाले हैं। दक्कन आयोग जो था, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे ने सेटअप किया था, बॉम्बे की गवर्नमेंट ने। अब ये जो अलग अलग गवर्नमेंट थी, बॉम्बे की अलग है, मद्रास की अलग है, बॉम्बे की अलग है, सबकी गवर्नमेंट भी अलग थी। इंक्वायरी बैठाई कि भाई ये जो दक्कन में हमारे यहाँ पर दंगे हुए हैं वो क्यों हुए। उसके लिए जिससे हमने पहले जितने भी उदाहरण पढ़े हैं ये दक्कन दंगा आयोग के, वो इस कमीशन ने बनाए थे। ठीक है। कमीशन प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इनको रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में देनी पड़ेगी कि भाई हमारे यहाँ पर जो दंगे हुए वो क्यों हुए थे। तो उन्होंने कोशिश ये कहने की करी कि हमारी वजह से नहीं हुए, ये यहीं के अपने लोग थे मनी लेंडर, इनकी वजह से हुए। 1878 में पेश की गई थी। ठीक है। प्रोवाइड्स हिस्टोरियन, मतलब ये हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद का है, और जो संताल वगैरह था वो उसका उनके बंगाल का जो है वे उससे पहले के हैं, 57 के पहले के। प्रोवाइड्स हिस्टोरियंस विच रेंज ऑफ सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ रैयत। अब हिस्टोरियंस ने भी इन चीजों को पढ़ा क्या हुआ था उस समय पे। कमीशन हेल्ड इंक्वायरी इन डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्वायरीज बिठाई, जो रैयत है वहां के उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया, साहूकार की और आई विटनेस को रिकॉर्ड किया। अब इन्होंने सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जिनको ये रिकॉर्ड करना चाहते थे, और क्या रिकॉर्ड करना चाहते थे सिर्फ वही किया। ठीक है। जैसे
क्या बोलते हैं, मीडिया करती है, जो वो दिखाना चाहती है और जितना दिखाना चाहती है उतना ही दिखाती है। कलेक्टेड स्टेटिस्टिकल डाटा ऑन रेवेन्यू रेट्स, प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स इन डिफरेंट रीजन, क्या क्या रेवेन्यू हम ले रहे हैं और क्या वहाँ का एग्रीकल्चर प्राइस है और इंटरेस्ट जो लग रहे हैं वहाँ पे साहूकार वगैरह जो लोन वगैरह उन पे क्या क्या हो रहा है, तो वो सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का वो पेश किया उन्होंने। कलेक्ट collated reports sent by district collectors. Sources were official ones and reflect official concerns and interpretations. अब officials ने बनाए थे तो भाई उनकी अपनी मर्जी के होंगे, वो जो चाहेंगे इंटरप्रेट करना चाहेंगे वही उस पर दिखाएंगे। फाइंड आउट इफ द रेवेन्यू डिमांड वाज कॉज ऑफ द, और इस कमीशन ने ये दिखाने की कोशिश की कि जो रिवोल्ट हुआ था वो रेवेन्यू डिमांड की वजह से नहीं हुआ था, वो हुआ था यहाँ के मनी लेंडर, उनको ब्लेम किया कि भाई इन लोगों ने उनको परेशान किया, इसके खिलाफ था। गवर्नमेंट डिमांड वाज नॉट द कॉज ऑफ पीस एंड एंगर, मतलब गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है रेवेन्यू की उसकी वजह से ये किसान वो नहीं है। गवर्नमेंट परसिस्टेंट, बल्कि प्राइमरी जो कॉज था वो तो रेवेन्यू डिमांड ही था, मतलब गवर्नमेंट ही थी उनकी, मनी लेंडर तो बाद में आए हैं। Government's persistent reluctance to admit a mistake frequently seen in colonial rules, मतलब ये जो गवर्नमेंट के लोग थे ये अपना हमेशा गलतियों से पल्ला झाड़ते रहते थे और सारे इंडियन लोगों को ही बेकार दिखाते थे। Official reports like Deccan Riot Report have to be studied along with other sources, इसलिए जो official reports हैं Deccan Riot की उनको उस समय की न्यूज़पेपर है या अनऑफिशियल अकाउंट्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने नहीं लिखे हैं, लीगल रिकॉर्ड्स है, ओरल सोर्सेज है, उनके साथ पढ़ने की जरूरत है ताकि सच का पता चले। तो सच का पता सबको चल गया होगा और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। इस चैप्टर में अगर मैं कुछ नहीं डिस्क्राइब कर पाई तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और कैसा लगा मेरा चैप्टर समझाने का तरीका वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी की अभी बटन दबाइए सब्सक्राइब का, और लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए इतना ही, लास्ट पार्ट यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से। टाटा बाय बाय।